हम बात कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी की विशेषताओं को लेकर, है ना, यानी कि न्यूरोथेरेपी के फीचर्स क्या हैं। और हमने 2 पॉइंट अभी तक देख लिए थे। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो एसिड और अल्कलाइन को लेकर है। मैं कल बता रहा था आपको कि न्यूरोथेरेपी की विशेषताओं का मतलब ये है कि हम कैसे साइंस के साथ कोरिलेट होकर न्यूरोथेरेपी में काम करते हैं, कि साइंस कोई तथ्य हमें बताती है और हम उस तथ्य का लाभ अपनी न्यूरोथेरेपी में उठाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बीमारी का उपचार करते हैं। तो मेडिकल साइंस ये कहती है, जो हमारा अगला पॉइंट है, कि जब बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन का इनबैलेंस होता है, बॉडी के अंदर या तो एसिड बढ़ेगा या अल्कलाइन बढ़ेगा, तो बॉडी के अंदर बीमारियां आनी शुरू होती हैं। सिम्टम्स के तौर पर हमें ये पता चलता है जब बॉडी के अंदर एसिड का लेवल बढ़ रहा हो तो उस समय पर क्या होगा कि हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी में पेन आना शुरू हो जाएगा। हमारे लेफ्ट साइड की हिस्से में कमजोरी आ सकती है, या हमारे को जो लेफ्ट साइड के अंग है, जैसे इस हाथ में दर्द कम होगा, इस हाथ में ज्यादा होगा, यानी कि बॉडी के लेफ्ट साइड के हिस्से में ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी क्रिएट हो जाएंगी शुरू, है ना। जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये भी हम कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट कहाँ चेक करते हैं, लेफ्ट में चेक करते हैं, है ना। आपको आंव आना शुरू हो जाएगा मोशन में, जिसको हम कहते हैं कोलाइटिस हो गया है, ये भी इधर ही होता है ना। और इसी तरीके से आपका बीपी लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीपी लो को मेडिकल साइंस एसिडोसिस की बीमारी मानती है। जॉइंट्स पेन एसिडोसिस की बीमारी है। हाइपोथायराइड एसिडोसिस की बीमारी है ना। बालों का झड़ना, स्किन डिजीज, किडनी की समस्या, जॉइंट्स पेन और पेट की सभी समस्याएं, लगभग ये सब एसिडोसिस की समस्याएं हैं। यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर एसिड का लेवल बढ़ रहा है, उस समय पर आपकी बॉडी ये रिएक्ट करेगी, ये रिस्पॉन्स देगी और इनमें से कोई ना कोई समस्या आपको आनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आपकी बॉडी में अल्कलाइन की मात्रा बढ़ रही है, अल्कलोसिस बढ़ रहा है, तो उस समय पर आपके राइट लंग्स, आपकी राइट किडनी प्रॉपर तरीके से अल्कलाइन को बाहर नहीं निकाल पा रहे। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपके ब्लड के अंदर ही अल्कलाइन बढ़ना शुरू हो जाएगा और बॉडी क्या है, सिम्टम्स देना शुरू करेगी। तो कैसे सिम्टम्स देगी, आपकी राइट साइड की बॉडी में पेन आना शुरू हो जाएगा, आपकी राइट साइड की बॉडी स्टिफनेस होती चली जाएगी, यानी कि स्टिफनेस आ जाएगी, मसल्स कड़क हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे, है ना। और साथ ही आपका बीपी हाई हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है ना। और इसी तरीके से आपको हाइपरथायराइड भी हो सकता है और आपके यानी कि इस हिस्से में आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, रनिंग नोज हो सकती है। ये सब अल्कलोसिस के सिम्टम्स होंगे। अगर दोनों ही आपकी बॉडी में बैलेंस है, एसिड भी बैलेंस है, अल्कलाइन भी बैलेंस है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बैलेंस है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपकी बॉडी बड़ी स्मूथली चलेगी, आप अपने सारे काम कर पाएंगे और बॉडी से आप हैप्पी होंगे कि मैं अपने शरीर से खुश हूं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो तीसरी कंडीशन ये होगी कि आपके दोनों ही बैलेंस है। पहली कंडीशन एसिड बढ़ा हुआ है, दूसरी कंडीशन अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, तीसरी कंडीशन की दोनों नॉर्मल है, चौथी कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों ही बढ़े हुए हों, भी एसिड भी बढ़ा हुआ है, अल्कलाइन भी बढ़ा हुआ है। तो उस समय पर आपके लिए ज्यादा खतरनाक पोजीशन होती है कि एसिड और अल्कलाइन दोनों ही इनबैलेंस हैं। तो उस कंडीशन में आपको जो बीमारियां होंगी वो मिक्सअप वाली होंगी, कि आपको दोनों तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, अल्कलाइन भी और एसिडोसिस की भी। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज इज एसिडोसिस डिजीज। डायबिटीज क्या है, एसिड के बढ़ने की वजह से आती है बीमारी, वो एसिडोसिस की समस्या है। जबकि अल्कलाइन अल्कलोसिस डिजीज है, यानी कि हाई बीपी अल्कलोसिस डिजीज है। अल्कलाइन जब बढ़ेगा तो बीपी को बढ़ाएगा, लेकिन हमने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे होंगे जिनको बीपी और शुगर दोनों है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे कि उनको बीपी भी है, शुगर भी है, यानी कि उनका अंदर दोनों ही इनबैलेंस है, दोनों ही बढ़े हुए हैं। तो हाई बीपी और शुगर अगर पेशेंट है तो इनकी अल्कलाइन भी बढ़ा है और एसिड भी बढ़ा है ना। तो 4 कंडीशन हमारे सामने आती हैं, या तो एसिड बढ़ेगा या अल्कलाइन बढ़ेगा, या दोनों ही ठीक होंगे या दोनों बढ़ सकते हैं।
तो उस हिसाब से न्यूरोथेरेपी में हम चारों कंडीशन पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि हम जानते हैं कि बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, हमारा किडनी का सिस्टम करता है और हमारा स्किन का सिस्टम करता है। यानी कि वे सभी रास्ते जहां से हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। स्टूल के माध्यम से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, श्वासों के माध्यम से रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, यूरिन के माध्यम से किडनी हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करती है और पसीने के रूप में हमारी स्किन बाहर निकालती है ना। तो इसी तरीके से हम चारों सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास ऑक्सीजन का फॉर्मूला है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास बहुत सारे नॉर्मल, अजय नॉर्मल, जीवन धारा, न्यू न्यूट्रल फॉर्मूला है ना, वेटर प्लस न्यू गॉल फॉर्मूला, ओल्ड यूडीएफ, न्यू यूडीएफ चेंज फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पेट के लिए हैं। और वहीं पर अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो किडनी क्लियर फॉर्मूला है। और वहीं पर आपकी स्किन ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही है, इस पसीना नहीं निकाल पा रही है, तो हमें प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला देना चाहिए, है ना, मल्टी हैपरिन फॉर्मूला देना चाहिए। तो ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को पसीने के रूप में बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन के इनबैलेंस होने की वजह से समस्या आती है। एसिड बढ़ेगा तो लेफ्ट साइड की बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, अल्कलाइन बढ़ेगा तो राइट साइड की प्रॉब्लम आएगी। तो हम न्यूरोथेरेपी में इस जानकारी को आधार मानकर अपना इलाज करते हैं और पहले डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट का एसिड बढ़ा हुआ है या अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। एसिड बढ़ा है तो उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अल्कलाइन बढ़ा हुआ तो उसे बैलेंस करते हैं, और दोनों ही बढ़े हुए हैं तो दोनों को बैलेंस करने के लिए काम करते हैं। और दोनों ही ठीक है तो बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए भी ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस तरीके से हम चारों स्टेप में, चारों कंडीशन में न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं और इसका रिजल्ट है कि हम किसी भी बीमारी का उपचार न्यूरोथेरेपी के द्वारा कर सकते हैं, है ना। अगला सेंटेंस हमें एलोपैथी के हिसाब से यानी कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन के, फॉलिक एसिड को छोड़कर हमें अन्य विटामिन जितने भी हैं हमें भोजन से ही लेने पड़ते हैं। क्योंकि हमारे शरीर को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम हैं, ये 7 चीजों से मिलकर बनते हैं। हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी सिस्टम हैं, उनके लिए 7 चीजों का होना जरूरी है। इन 7 में से अगर कोई भी कमी हो जाएगी तो बीमारी की शुरुआत हो जाएगी। जैसे पहला सबसे मुख्य है पानी, वाटर, यानी कि पानी तो हमारे शरीर के अंदर जरूरी ही है। उसके बाद हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, हमें एनर्जी की जरूरत होती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हमारा काम ही नहीं होगा, शरीर काम ही नहीं कर पाएगा। तीसरा फैट की आवश्यकता है। फैट की आवश्यकता में हमारे शरीर के अंदर जो घी तेल है, हमारे शरीर के अंदर जो स्किन की जो सॉफ्टनेस है वो कहीं ना कहीं ऑयली है, यानी कि हमारे घी तेल भी हमें जरूरी है। चौथी चीज प्रोटीन है, जो प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमारे सभी शरीर का निर्माण करती है। हम बेसिक में पढ़ रहे हैं, हमने सेल के चैप्टर में भी देखा कि हमारे लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसके बाद में विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे ऑर्गन्स के फंक्शन के लिए, चाहे वो हार्ट हो, लिवर हो, किडनी हो, इन सब के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन्स की आवश्यकता है। जैसे आप लोगों ने जानते ही हैं कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होलिन हार्ट हो जाता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, विटामिन K की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के रूप में जाना जाता है, ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होगा, है ना, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो हमारे शरीर के सभी फंक्शन को करने के लिए विटामिन की आवश्यकता है। और इनमें से जितने भी ये विटामिन हैं, इनमें से केवल 2 ही विटामिन हमारे शरीर के द्वारा कुछ मात्रा में बनते हैं। सारे के सारे विटामिन नहीं बनते, कुछ मात्रा में बनते हैं ये दोनों विटामिन, और ये भी संपूर्ण नहीं है, यानी कि हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है उतने लेवल पर नहीं बनते, कुछ मात्रा में बनते हैं।
तो हमें इतने जितने भी विटामिन हैं उनके लिए हमें भोजन पर ही निर्भर होना पड़ता है, उनके लिए हमें भोजन पर ही निर्भर होना पड़ेगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम विटामिन्स को ध्यान में रखते हुए भोजन का चयन करें, यानी कि हम जिस समय पर, जिस मौसम में, जिस वातावरण में हम रहते हैं वहां पर उन विटामिन्स को ध्यान में रखते हुए हम भोजन का चयन करें। और भोजन के चयन के साथ साथ आप भोजन को खा सकते हैं, लेकिन हमारे पेट की जिम्मेदारी है कि उनको एब्जॉर्ब करे, है ना, उनको एब्जॉर्ब करे। अगर आप खा रहे हैं लेकिन पेट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उस समय पर भी आपको विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ऐसे समय पर एक न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करता है, एक पहला काम कि आपकी डाइट में विटामिन होने चाहिए, ये आपको गाइड करता है। दूसरा, जब आप विटामिन वाली युक्त भोजन लेंगे तो भोजन में जो विटामिन हैं वो एब्जॉर्ब होने चाहिए, उसके लिए एक न्यूरोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट देता है, यानी कि आपकी एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाया जा सकता है, आपके पेट के सिस्टम को ठीक करके बढ़ाया जा सकता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट कर विटामिन के एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो न्यूरोथेरेपी ये जानती है कि मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि कुछ विटामिन तो बनते हैं लेकिन हमें बाकी सभी विटामिन के लिए हमें बाहर भोजन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, और इसके लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना चाहिए। तो न्यूरोथेरेपी विटामिन की डेफिशिएंसी से आने वाली बीमारियों का उपचार भी इसी तरीके से करती है। पहले पेशेंट को उन विटामिन की जानकारी देती है कि किन विटामिन की डेफिशिएंसी से आपको समस्या आ रही है, फिर इन विटामिन की पूर्ति के लिए हम क्या खा सकते हैं, है ना। किसी को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसे अंकुरित आहार लेना चाहिए, किसी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसे चने खाने चाहिए, किसी को आयरन की डेफिशिएंसी है तो उसे और अलग अलग तरीके गुड़ खा सकते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो सिंगाड़े का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, रागी का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाइट को परिवर्तन करना है, फिर उसके बाद में उचित एब्जॉर्प्शन वाला यानी कि उचित उपचार देना है जो पेट की स्थिति को ठीक करे। तो विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियों को न्यूरोथेरेपिस्ट ठीक कर सकता है, पेट के सिस्टम को ठीक कर और डाइट के सिस्टम को ठीक कर। तो विटामिन की डेफिशिएंसी को न्यूरोथेरेपी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मेडिकल साइंस की जानकारी के हिसाब से हमें पता चला कि हमारी जो लेफ्ट किडनी है वो 80% एसिड को फिल्टर करती है और 20% अल्कलाइन को फिल्टर करती है, जबकि हमारी राइट किडनी 80% अल्कलाइन को फिल्टर करती है, 20% एसिड को फिल्टर करती है। ये जानकारी कहाँ से मिली? हमें मेडिकल साइंस से पता चली। अब हम इस मेडिकल साइंस की रिसर्च को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आया है और हमें ये पता है कि उसका एसिडोसिस बढ़ा हुआ है, यानी कि उसके शरीर के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है, तो अब हमें जो जानकारी पहले मिली थी हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं कि जब हमें पता है कि पेशेंट का बीपी लो है, बॉडी एसिडिक है, तो हम बॉडी से एसिड को रिमूव करेंगे। अब रिमूव कैसे करेंगे? हमें पता है कि लेफ्ट किडनी एसिड को रिमूव करती है, 80% एसिड को रिमूव करती है, तो हम लेफ्ट किडनी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्टिमुलेट करेंगे, है ना। हमें पता है हमारा लेफ्ट लंग्स एसिड को रिमूव करता है, तो हम लेफ्ट लंग्स को कैपेसिटी को, वर्किंग पावर को बढ़ाएंगे। तो न्यूरोथेरेपी मेडिकल साइंस की रिसर्च के ऊपर काम करती है और यह जानकारी जो मेडिकल साइंस ने हमें दी कि हमारी लेफ्ट किडनी 80% एसिड को फिल्टर करती है, 80% हमारी राइट किडनी जो है अल्कलाइन को फिल्टर करती है। इस रिसर्च के आधार पर हम एसिड और अल्कलाइन के बढ़ने पर लेफ्ट और राइट किडनी को स्टिमुलेट करते हैं एज पर जितनी जरूरत हमें होती है। तो लो बीपी वाले के लिए लेफ्ट किडनी का ट्रीटमेंट देंगे, हाई बीपी वाले का हम राइट किडनी का ट्रीटमेंट देंगे, और इस तरीके से हम दोनों प्रकार के बीपी का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी लेफ्ट और राइट किडनी का फंक्शन क्या है। अगली जो है मेडिकल साइंस की रिसर्च के हिसाब से हमारी फीमेल के अंदर लेफ्ट ओवरी 80% एस्ट्रोजन बनाती है, 20% प्रोजेस्टेरोन बनाती है, और राइट ओवरी 80% प्रोजेस्टेरोन बनाती है, 20% एस्ट्रोजन बनाती है ना। अब न्यूरोथेरेपी के पास कोई पेशेंट आती है, फीमेल पेशेंट है, और वो कहती है कि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है,
पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीरियड जल्दी आते हैं, पीरियड डिले हो जाते हैं, पीरियड्स के दौरान क्लॉटिंग है, एग इमेच्योर है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं फीमेल की हो सकती हैं हार्मोनल इनबैलेंस को लेकर। तो उस समय पर हमारी ये रिसर्च, यानी कि हमारी का मतलब एलोपैथी की यानी कि मॉडर्न साइंस की रिसर्च हमें ये बताती है कि हार्मोन्स फीमेल के ओवरीज के माध्यम से बनते हैं और इन ओवरीज को हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारी हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करती है और हाइपोथैलेमस को हमारी पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट करती है। जब हमें ये पता है कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम इसको स्टिमुलेशन कैसे मिलता है, तो न्यूरोथेरेपी उस रिसर्च का फायदा फीमेल की होने वाली समस्याओं में करती है। तो हमें पता है कि अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रॉपर मात्रा में नहीं बन रहा है, सही समय पर नहीं बन रहा है, तो फीमेल के अंदर हार्मोनल समस्याओं का आना तय है। तो अब जो भी समस्या हार्मोनल समस्या है, तो उसके हर रूट कॉज पर हम काम कर सकते हैं। अगर वो हार्मोन नहीं बन रहा है तो न्यूरोथेरेपी राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी देखकर ओवरीज को स्टिमुलेट कर सकती है। अगर ओवरीज से पहले पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं कर रही है तो हम उस समय पर थायराइड पी देकर काम कर सकते हैं। उससे पहले अगर हाइपोथैलेमस काम नहीं कर रहा है तो हम 6 मेडुला दे सकते हैं। उससे पहले अगर पीनियल ग्लैंड काम नहीं कर रही है तो हम उसे हाफ कुंडली 40 सेकंड दे सकते हैं। तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम हाफ कुंडली 40 सेकंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी, ये फॉर्मूला दे सकते हैं। तो हम फीमेल के अंदर होने वाली हार्मोनल समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि हमें मेडिकल साइंस ने यह बताया कि ये हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरीज के माध्यम से बनते हैं और ओवरीज को स्टिमुलेट हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारी हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करती है और हाइपोथैलेमस को हमारी पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट करती है। न्यूरोथेरेपी इस रिसर्च पर काम करती है और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हर ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकती है। तो इस प्रकार से हम फीमेल के अंदर आने वाली या होने वाली हार्मोनल समस्या का समाधान राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी को स्टिमुलेट करके कर सकते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हमारी अगली न्यूरोथेरेपी की विशेषता में यह बताया गया है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस हमारे शरीर के अंदर एक अवस्था बनती है जिसको हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर की कंडीशन है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या डिजीज की कंडीशन बोलते हैं। अब ये अवस्था क्या है, ये कंडीशन है, ये एक कंडीशन क्या है कि जब हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली हमारे ही खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, तो उस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं। उससे आने वाली बीमारियों को हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या डिजीज कहते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जब हमारी ही सुरक्षा प्रणाली, हमारी ही सिक्योरिटी फोर्स, हमारी ही सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे ही खिलाफ काम करते हैं, हमारी ही सेल को मारना शुरू कर देते हैं, हमारे ही ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, तो वो अवस्था जो शरीर की है उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन। अब इस कंडीशन में कोई भी एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो क्या करते हैं, इस ऑटोइम्यून कंडीशन को खत्म करने के लिए या रोकने के लिए, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का कोई भी इलाज नहीं है, ऐसा मेडिकल साइंस ने हमें बताया है कि मेडिकल साइंस हमें बताती है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज, कभी कोई डॉक्टर ये नहीं बोलता आपको कि आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। आपको मेडिसिन दी जाती है, इंसुलिन दी जाती है और यही कहा जाता है कि जब तक आप इन मेडिसिन का, इंसुलिन का इस्तेमाल करेंगे आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। ये कहते, कभी नहीं बोलते कि आप 1 महीने, 2 महीने, 1 साल ये मेडिसिन खाइए आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, क्योंकि डायबिटीज क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आने वाली बीमारी है ना। तो ऐसे बहुत सारी, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, स्कोलियोसिस है, या आपका स्किन डिजीज है, एक्जिमा है ना, ऑस्टियोपोरोसिस है, ये सब, या ILD है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये सब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में की कंडीशन में होने वाली बीमारियां हैं। तो
इन सभी बीमारियों में कहीं भी एलोपैथी या मॉडर्न साइंस के हिसाब से इनका रिजल्ट नहीं है। केवल इनको सप्रेस किया जा सकता है, इनके प्रभाव को दबाया जा सकता है, दबा के रखा जा सकता है, और जैसे ही दवाइयों का मेडिसिन का असर खत्म होता है ये दोबारा से निकलकर बहुत तेजी से आती है ना। तो उस कंडीशन क्या हुई कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या हो गया, यानी कि कंडीशन क्या हुई कि जब हमारे ही शरीर की सुरक्षा प्रणाली हमारे ही खिलाफ काम करती है तो उस अवस्था को हम ऑटोइम्यून कहते हैं। अब इस अवस्था में आने वाली बीमारियों को हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या डिजीज कहते हैं। तो एक पेशेंट मॉडर्न साइंस के डॉक्टर के पास जाता है, वो उस समय पर आपको स्टेरॉइड के इंजेक्शन या स्टेरॉइड वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। तो एक डॉक्टर्स के हिसाब से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का जो भी कंट्रोलर है वो स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड एक ऐसी अवस्था है या ऐसी कंडीशन होती है डॉक्टर के सामने जब जिस समस्या का समाधान नहीं है, जब उनके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है तो उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसका वो सबसे लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें ये लगता है कि अब हमारी सारी की सारी मेडिसिन का असर खत्म है, अब इसके अलावा कोई हमारे पास उपचार नहीं बचा है, तो अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और वो उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। और वो उनकी लास्ट उम्मीद है कि अगर उससे फर्क आया तो ठीक है, नहीं तो फिर और कोई इलाज नहीं है। तो उस ब्रह्मास्त्र के बाद में तो कोई ब्रह्मा जी के पास भी कोई हथियार नहीं था, देवताओं के पास भी कोई हथियार नहीं था, तो डॉक्टर के पास तो है ही नहीं। तो उस ब्रह्मास्त्र के बाद में उनका ट्रीटमेंट एंड है। अब ये जो ब्रह्मास्त्र है, जो स्टेरॉइड है, हमारी बॉडी भी बनाती है, हमारी बॉडी भी नेचुरल स्टेरॉइड्स बनाती है। अब यही पेशेंट अगर हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट के पास आता है तो उस कंडीशन में मेडिकल साइंस ने ही हमें बताया है कि हमारी एक ग्लैंड है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, यह एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर, आपने कभी किडनी की पोजीशन देखें, किडनी का स्ट्रक्चर देखें, तो किडनी के ऊपर एक ताजनुमा एक छोटी छोटी दो ग्लैंड्स लगी हुई हैं, उनके ऊपर दो छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं, उनको हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। और इन एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर नेचुरल स्टेरॉइड्स बनते हैं। कितने बनते हैं? जितना बॉडी को जरूरत है उतना हम नेचुरल स्टेरॉइड्स हमारी एड्रिनल ग्लैंड बनाती है। न केवल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में बनाती है बल्कि इससे पहले भी बनाती है, इससे पहले भी नेचुरल स्टेरॉइड्स बनाती है। लेकिन जब अवस्था ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की हो तो हम न्यूरोथेरेपिस्ट उस ग्लैंड को बार बार स्टिमुलेट करते हैं, बार बार स्टिमुलेट करते हैं और उन ग्लैंड के माध्यम से नेचुरल स्टेरॉइड्स बनाकर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल एलोपैथी भी कर रहा है, ये कंट्रोल एक न्यूरोथेरेपिस्ट भी कर रहा है। दोनों में क्या फर्क है? जिस ब्रह्मास्त्र का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ताकतवर और बहुत विनाशकारी है, यानी कि जितना उसका असर है उससे ज्यादा उसका दुष्प्रभाव है। जैसे ब्रह्मास्त्र अगर छोड़ेंगे तो उस समय पर क्या है, वो दुश्मन को तो मारेगा ही मारेगा, अपने आप को भी मारेगा। तो जो उनका जो स्टेरॉइड की जो इंजेक्शन है, मेडिसिन है, वो उस कंडीशन पे तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पे तो काम करेगा, एक घड़ी उसको कंट्रोल करेगा, लेकिन बाकी सभी ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा। तो जो लोग 1 साल से नेचुरल स्टेरॉइड, आर्टिफिशियल स्टेरॉइड ले रहे हैं, जो 1 साल से आर्टिफिशियल स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनकी किडनी, उनके लिवर, उनका हार्ट धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। और इसी वजह से, क्योंकि मैंने बताया कि डायबिटीज एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उदाहरण दिया था अभी आपको, तो डायबिटीज का पेशेंट कभी डायबिटीज से नहीं मरता है। डायबिटीज का पेशेंट कभी डायबिटीज से नहीं मरता, वो या तो किडनी से मरेगा या हार्ट से मरेगा या लिवर डैमेज हो जाएगा। यानी कि डायबिटीज अपने ऊपर आरोप नहीं लेती कि मेरी वजह से मरा है, लेकिन मरा उसी की वजह से है ना। तो डायबिटीज से कभी कोई पेशेंट नहीं मरता किससे है? हार्ट अटैक से मर जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, लिवर फेल हो जाएगा। और ये फेल कौन कर रहे हैं कि जो हम डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन या इंजेक्शन ले रहे हैं, उसके दुष्प्रभाव से आपके बाकी के सिस्टम फेल हो जाएंगे। तो ये हमारे स्टेरॉइड का नुकसान है, जो आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स है। वहीं पर हम नेचुरल स्टेरॉइड लेते हैं, नेचुरल स्टेरॉइड का मतलब हम एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, तो उस
एड्रिनल ग्लैंड से जो नेचुरल स्टेरॉइड बनेंगे भी वो शरीर के स्टेरॉइड्स होंगे, शरीर के अपने होंगे, जो अपने शरीर का कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, है ना, जो अपने शरीर का नुकसान नहीं करेंगे और अपने शरीर को जो उनका नुकसान हो रहा था जो आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स से, वो सबसे हम बच सकते हैं। तो एक एलोपैथी डॉक्टर, एक न्यूरोथेरेपिस्ट में यही फर्क है, दोनों स्टेरॉइड दे रहे हैं, हम नेचुरल स्टेरॉइड बॉडी के अंदर बनाते हैं जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और वो आर्टिफिशियल स्टेरॉइड देते हैं जिसके बहुत ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरा एक और ये तरीका होगा, एड्रिनल ग्लैंड से हम नेचुरल स्टेरॉइड्स बनाते हैं। थाइमस ग्लैंड को हमने क्यों इन्वॉल्व करा इसमें? थाइमस ग्लैंड क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी सुरक्षा प्रणाली हाइपर हो जाती है। हाइपर का मतलब वो पागल हो जाती है, पागल का मतलब वो जितनी उसके अंदर शक्ति है वो हमारे खिलाफ काम करती है। तो थाइमस ग्लैंड भी हमारी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। तो थाइमस भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के यानी कि हमारी सुरक्षा प्रणाली में काम करता है। तो ये भी इस समय पागल हो चुका होगा, ये भी हाइपर हो चुका होगा, तो ये भी हमारे लिए नुकसान कर रहा होगा। तो इसको शांत करने का काम हमारी एड्रिनल ग्लैंड करती है, क्योंकि थाइमस को केवल हमारी एड्रिनल ग्लैंड ही सप्रेस कर सकती है, उसे दबा सकती है, उसे शांत कर सकती है। तो इसलिए भी हम एड्रिनल ग्लैंड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर कर हम थाइमस को हाइपो करते हैं, क्योंकि हाइपर है वो, तो हाइपर से हाइपो में लेकर आते हैं, और इस तरीके से हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में थाइमस को रोकने का काम करते हैं, उसे समझाने का काम करते हैं, उसको ये बताते हैं कि तुम्हारी कंडीशन खराब है। अब उसे कोई बाहर का व्यक्ति तो समझा नहीं सकता, तो बॉडी के ही ऑर्गन्स उसे समझाते हैं, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड का मुख्य रोल है। तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा हम थाइमस को हाइपो करते हैं, उसे कम करते हैं, उसे सप्रेस करते हैं, साथ में नेचुरल स्टेरॉइड्स भी बनाते हैं। तो इस तरीके से ये जितनी जानकारी है ये सब हमारे मेडिकल साइंस के हिसाब से है, हम केवल उस जानकारी का लाभ उठाते हैं, और न्यूरोथेरेपी उस जानकारी का इस्तेमाल कर कर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का सामना करती है। मेडिकल साइंस हमें यह बताती है कि शरीर के अंदर जितने भी मुख्य केमिकल हैं, जितने भी मेन केमिकल हैं, जिनके बिना, उदाहरण के स्वरूप में जिनके बिना शरीर का नॉर्मल फंक्शन करना मुश्किल है, वो सभी केमिकल या हार्मोन 2 या 2 से अधिक जगहों पर बनते हैं, है ना। यानी कि शरीर, मेडिकल साइंस ने ये रिसर्च करी कि कोई भी मुख्य केमिकल या कोई भी हार्मोन जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना शरीर नॉर्मल फंक्शन कर ही नहीं सकता, तो वह सभी केमिकल या वे सभी हार्मोन शरीर के अंदर एक जगह से नहीं बनते, वो एक या एक से ज्यादा जगहों पर बनते हैं। अब उस कंडीशन का, यानी कि इस रिसर्च का न्यूरोथेरेपी ने कैसे लाभ उठाया कि अगर कोई पेशेंट ऐसी कोई बीमारी लेकर आता है जिसमें उस मुख्य केमिकल की भूमिका है, तो हम ये जानते हैं कि उस मुख्य केमिकल को या हार्मोन को अगर वो एक जगह से नहीं बन रहा है, तो हम उस समय पर दूसरी जगह से उसको रिलीज कराएंगे, और दूसरी जगह से उसे रिलीज कराकर उस शरीर का बचाव करेंगे, बीमारी का बचाव करेंगे, यानी कि बीमारी से हमें बचाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे हैं, हेपरिन एक केमिकल है जो शरीर के अंदर क्लॉटिंग को डिसॉल्व करने के लिए जरूरी है। अगर ये हेपरिन ना बने तो शरीर के अंदर क्लॉट सिस्टम हो जाएगा और हमारा ब्लड सर्कुलेशन जाम हो जाएगा। तो भगवान ने 85% जो हेपरिन है वो लीवर बनाता है, 10-12% हमारा लंग्स बनाता है, और बाकी का हमारे बाकी सभी सेल्स भी बनाते हैं। तो इन केस में जिसका लीवर में सिरोसिस हो गया हो, लीवर खत्म हो गया हो, तो उस समय पर हेपरिन कौन बनाएगा? लंग्स बनाएगा, लंग्स भी बनाता है। तो हम उस समय पर क्या करेंगे? लीवर को स्टिमुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो बीमार है, तो उस समय पर हम क्या करेंगे? लंग्स को स्टिमुलेट करते हैं, और लंग्स को स्टिमुलेट कर कर हेपरिन बनाते हैं। भले ही थोड़ी मात्रा में बनता है, वो थोड़ी मात्रा आपको जीवित रखने के लिए, आपके जीवन दान के लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार एरिथ्रोपोइटिन है। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो किडनी बनाती है, और ये हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन निकलकर आपकी बोन मैरो के पास पहुंचता है और आपकी आरबीसी बनती है। अगर एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो ब्लड नहीं बनेगा। तो एरिथ्रोपोइटिन कहां से बनता है? किडनी से बनता है। और जो किडनी फेलियर हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, किडनी के फंक्शन गड़बड़ हो जाते हैं, तो
उस समय पर एरिथ्रोपोएटिन भी डिस्टर्ब हो जाता है और इसीलिए किडनी के पेशेंट का हीमोग्लोबिन हमेशा डाउन रहता है। किडनी के पेशेंट की जो फेस की चमक है वो डाउन रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्लड फॉर्मेशन कम हो जाता है। तो इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें साइंस ने बताया कि एरिथ्रोपोएटिन लिवर भी बनाता है। तो जिसकी किडनी खराब है उसको लिवर स्टिमुलेट करते रहो, तो लिवर भी एरिथ्रोपोएटिन बनाता है। किडनी 80% बनाती है तो लिवर 15 से 20% बनाता है। तो न्यूरोथेरेपी क्या करेगी कि न्यूरोथेरेपिस्ट को पता है किडनी काम नहीं कर रही तो हम लिवर को स्टिमुलेट करेंगे, है ना। इसी प्रकार डोपामाइन एक केमिकल है। डोपामाइन केमिकल ब्रेन का केमिकल है और ब्रेन के डोपामाइन केमिकल से हमारे शरीर की मूवमेंट कंट्रोल होती है। जैसे मैं हाथों को चला रहा हूं, यहां रोकना चाह रहा हूं, यहां रुक गए हैं। डोपामाइन की कमी होगी तो हाथ यहां ना रुककर ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, है ना, ऐसे हिलते रहेंगे हाथ मेरे। तो ये जो डोपामाइन की कमी से ये हाथ हिल रहे हैं, इसको पार्किंसन कहते हैं। तो पार्किंसन की जो डिजीज है वो डोपामाइन की डेफिशिएंसी से होती है। और डोपामाइन कहां से बनता है? ब्रेन से बनता है। तो लेकिन मेडिकल साइंस ने हमें एक और बताया कि डोपामाइन हमारे एंट्रिक नर्वस सिस्टम में भी बनता है। हालांकि ब्रेन के अंदर 20% बनता है तो 80% बनता है, तो 20% हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के एंट्रिक नर्वस सिस्टम में भी बनता है। न्यूरोथेरेपी 12 गैस आई देकर एंट्रिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकती है ना। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल है, हेपरिन है, एरिथ्रोपोएटिन है, पार्किंसन में हमारा डोपामाइन है। ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं जिनको हम, अगर कोई केमिकल एक जगह से नहीं बन रहा है तो दूसरी जगह से बनाकर शरीर में आई हुई बीमारी का उपचार करते हैं, उस शरीर का बचाव करते हैं। अगर डोपामाइन बनेगा ही नहीं तो मेरा जिंदगी भर हाथ पैर ऐसे हिलने लग जाएंगे। तो उस समय पर पार्किंसन की डिजीज में 12 गैस आई और 20 मेडुला हमें काम आता है कि 20 मेडुला हमारा डोपामाइन को बनाता है और 12 गैस आई से हम एंट्रिक नर्वस सिस्टम से डोपामाइन को रिलीज कराते हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर हर मुख्य केमिकल 2 या 2 से अधिक जगहों पर बनता है। हर मुख्य केमिकल 2 या 2 से अधिक जगहों पर बनता है और न्यूरोथेरेपी उस केमिकल को दूसरी जगह से रिलीज कराकर शरीर का बचाव करती है और हमें कहीं भी आर्टिफिशियल केमिकल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।